हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग जितना भी हमने 4 सेक्शन पढ़ाया है कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा और उसमें से अपने क्वेश्चन भी रेडी कर रखे होंगे। आज का थोड़ा जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो जैसे मैं आप लोगों को रोज बताती हूँ उससे थोड़ा सा कम है। वो कुछ थोड़ा इमरजेंसी में मैं कहीं आना पड़ा, इसलिए ये मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं। हो सकता है कुछ मैं सब यानी एडिशनल चीजें भी बताऊं बाद में, या मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगी, उस पर कॉल करके आप लोग पूछ लीजिएगा। बिकॉज ऑफ टुडे लेक्चर इज नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज व्हाट यू हैव सीन लास्ट 4 days. So before before starting the class, I felt that it's ethical and logical I should say to you all, so that you are ready. Ki ma'am is maybe she will give us some material, or she will share the PPTs, because in this PPT I have very limited information, frankly speaking. अच्छा, तो देखिए, ये जो हम लोग यहाँ आते हैं वो कहते हैं मनी एंड बैंकिंग की बात है। तो मनी एंड बैंकिंग में हमने क्या 5 यूनिट थे हमारे पास। मनी एंड बैंकिंग में 5 यूनिट थे। मनी था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट्स था, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल इनोवेशन था। थर्ड जो हमारा था वो इंटरेस्ट रेट था। फोर्थ बैंकिंग सिस्टम। फिफ्थ जो आज हम कवर कर रहे हैं वो सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी बात हम कर रहे हैं आज। तो फिर एक बार और हम आप लोगों को शेड्यूल दिखा दें। ये तो लास्ट है, शेड्यूल दिखाने की वजह से जरूरत नहीं, फिर भी किसी को चाहिए या देखने की जरूरत हो सो दे कैन जस्ट क्लिक। और आप लोगों से एक और मैं बात करूं कि जितनी स्लाइड्स है ना आज का, भले चाहें तो ना खींचे, क्योंकि हम आपको ये शेयर करेंगे स्लाइड्स। हम आप इसमें थोड़ा और कुछ इंफॉर्मेशन अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को देनी चाहिए। आई विल गेदर दोज इंफॉर्मेशन एंड शेयर विथ यू। बट फिर भी मैं कहूंगी कि आप स्लाइड्स की पिक्चर जरूर लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट विल बी हेल्पफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ओके, सो हियर वी आर। सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये होता क्या है? सेंट्रल बैंकिंग क्या है? देखिए, हम इंडिया में जो सेंट्रल बैंकिंग है वो आरबीआई है, और जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं मोस्टली बैंकिंग से रिलेटेड वो आरबीआई लेता है। और आरबीआई का गवर्नर जो होता है बड़ा पावरफुल होता है। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब 2016 में जो नोटबंदी का जमाना आया, तो उसके सारे डिसीजन आरबीआई और गवर्नमेंट में दोनों ने मिल के लिया। तो इस तरह की जो चीजें आती है, आपका सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी, उसका एक एग्जांपल हमने नोटबंदी दिया, डिमोनेटाइजेशन, कि ये जो मूव था वो आरबीआई का था, कीपिंग इन माइंड वर्किंग टुगेदर विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इस तरह की जब भी बात हो जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक पे कुछ लग जाए, उनके स्ट्रक्चर की बात होने लगी, जहां पे ये लगे कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कहीं इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, कुछ न्यू तरह की पॉलिसी आई कि इस तरह का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये थ्रू आरबीआई होती हैं। और जितना भी अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, चाहे वो इंटरेस्ट रेट आपने आगे पढ़ा है, मनी पढ़ा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात किया है, वहां कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व है, आरबीआई इन्वॉल्व है। इंडिया में आरबीआई है, अगर आप यूएस की बात करें तो वहां फेडरल रिजर्व है, वो उसको देखते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक तरह से ये जो सेंट्रल आरबीआई है ऑटोनोमस बॉडी, इंडिपेंडेंट है। इसका ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से बहुत कुछ बड़ा it's very line with the government. No, it's not, but sometimes they do together some of the policies. However, it is an independent body. It's take their decision, financial decision जितने भी इंडिया के होंगे वो लेगी। उसमें अगर उसको कहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए या बताना चाहिए, तो वो उसके डिसीजन लेता है। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, भाई इसमें सबसे पहली बात है कि फंक्शन इसके क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या है, गोल्स एंड टारगेट्स क्या हैं, इंडिकेटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल क्या है, यानी कि कौन से एक इंस्ट्रूमेंट है, तंत्र है जिससे कि ये मॉनेटरी को पूरा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एंड ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जो होती है, चलिए आगे अभी यहाँ बताए। ओपन इकोनॉमी ये होती है जहां पे कि आप फ्री ट्रेड कर सके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो चाइना से सामान मंगा ले, यूएस से मंगा ले, यूके कहीं से भी मंगा ले, और साथ में उन कंट्रीज को भी है कि वो जब इंडिया से चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी होती है। ठीक है, करेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया,
ये थोड़ा सा हमारा वीक सेक्शन है, मैं आपको कहूँ आज का जो हमारा लेक्चर है, तो इस पे शायद हम आपको कुछ रीडिंग लिस्ट या रेफरेंस मटेरियल देंगे। चलिए, तो वन बाय वन वी विल गो थ्रू दिस एंड वी विल डू टुगेदर। हम जब भी आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचो कि ये तो थोड़ा आजकल का ऐसा हो गया है कि वन वे है। अदरवाइज मैं हमेशा बच्चों को बहुत इंकरेज करती हूँ कि आप क्वेश्चन पूछिए। जब तक आपकी क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब तक जानने की लालसा, इच्छा नहीं होगी, आप नहीं सीख सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक का इंट्रोडक्शन की हम बात करें, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर एज बिलो। कह रहा है कि कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर बात करें तो वो फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है कि सेंट्रल बैंक हैज बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू बेरा स्मिथ। The primary definition of central bank is a banking system in which a single bank has either complete control or residuary monopoly of note issue. Sort define a central bank, W.A. Sort define a central bank as a bank with control credit. जो हम आपको कह रहे थे कि भाई वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका अपना है, उसका फाइनेंस पे पूरा ऑटोनोमस बॉडी, तो वो हमने थोड़ा गवर्नमेंट से भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वो जो स्टेप लेना चाहे वो उसको यानी मोदी सरकार से पूछना पड़ेगा। कहीं कहीं वो बड़े ही जो उसको लगता है कि हमें रेपो रेट घटा के अगर मार्केट की कंडीशन सही की जा सकती है, क्या हमारा जो स्टॉक रिजर्व्स हैं, फॉरेन स्टॉक रिजर्व्स, वो कम हो गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो एक ये भी यही बता रहे हैं, बेरा स्मिथ ने भी यही कहा कि भाई जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसका प्राइमरी बेसिक अगर बात कहें तो वो सिंगल बैंक है जो जिसके पास कंप्लीट एंड अथॉरिटी है फॉर द फाइनेंशियल डीलिंग इन द कंट्री, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग डीलिंग इन द कंट्री। अच्छा, इसको और आगे हम बता दें आपको, टू हाउ ट्रे ए सेंट्रल बैंक इज दैट विच इज द लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। Okay, according to ACL Day, a central bank to help control and stabilize the monetary and banking system. कह रहा है कि ये दो चीज, हाउट्रे के हिसाब से ये कह रहा है कि ये जो है ये लास्ट लैंडर्स का, यानी जितने भी बैंक है, चाहे वो SBI हो, चाहे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? अगर वो चाहे बोरो करना तो उनका लास्ट रिजॉर्ट जो होता है वो RBI होता है। ठीक है, देखिए डिफिनीशन जो भी बनती है ना, अब हम किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसमें बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि डिफिनीशन के बारे में, कि क्लास की अगर हम बात की जाए तो क्या स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, हम किसको क्लास कहेंगे? क्या टीचर्स इंपॉर्टेंट है? क्या वो जो रूम है, जो क्लासरूम है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, या प्रिंसिपल का ऑफिस इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड? तो ये डिफिनीशन होती है, सबका अपना एक फोकस होता है, उसके हिसाब से देता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा इन सारी डिफिनीशन में वेरिएशन नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे का कहना है कि टू हेल्प कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, कि ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो क्या करता है, कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द मॉनेटरी एंड सिस्टम को कंट्रोल और स्टेबलाइज करता है। ऑन द अदर हैंड, सैमुअल्सन define its definition is wide. According to him, the central bank is a bank of bankers. Its duty is to control the monetary base, and through control of this high powered money to control the community supply of the money. But the broader definition has been given by De Kock. तो सैमुअल्सन तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होंगे, सैमुअल्सन बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट था, MIT के, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उनका कहना है कि जो ये सेंट्रल बैंक है ना, वो बैंकर्स का बैंक होता है, और इसकी ड्यूटी क्या है भाई, वो क्या करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज है, मॉनेटरी बेस है, उसको स्टेबलाइज करना उसका काम होता है, कंट्रोल करना, कम्युनिटी यानी मनी सप्लाई जो मार्केट में, उसको कैसे कंट्रोल करके, इट शुड नॉट बी टू फ्लक्चुएशन, अदरवाइज the stock market, other financial system are going to be destroyed. तो वो उसको कहीं ना कहीं पूरी पैनी नजर रखता है, इन तीखी, जिसको कहते हैं ना पैनी नजर, तीखी नजर, उस पे रखता है और उसके हिसाब से काम करता है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड्स। आई होप सबने क्लिक तो कर ही लिया होगा। नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। भाई इनके फंक्शंस क्या है, ये करता क्या है, किस तरह के काम करता है? कोई भी इंसान पूछता है कि ठीक है आपने अपना नाम बता दिया, नहीं इसके यानी RBI का नाम हमें पता चल गया और ये क्या है वो भी, लेकिन काम क्या करते हो, तो वो फंक्शन की बात है कि भाई ये फंक्शन इनके सेंट्रल बैंक के क्या है।
इन हिज वर्ड्स ए सेंट्रल बैंक इज ए बैंक विच कंस्टिट्यूट द, नहीं ये पहले डिफिनीशन ही है, जो कॉक की डिफिनीशन थी ना वो यहाँ पे हमने डाला हुआ है। ये कॉक की जो दैट इज अ मोर ब्रॉडर यू नो डिफिनीशन देन एनी वन एल्स, तो उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहा है कि a bank which constitute the apex of monetary and banking structure of its country and which perform as best as it can in national economic interest, वो एक ऐसा बैंक है जो अपेक्स बैंक है मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर के मामले में किसी भी कंट्री का, और वो कंट्री और जो भी उसके डिसीजन होते हैं, ऐसा नहीं कि आरबीआई का कोई अपना इशू है या प्रॉफिट मेकिंग, नहीं, वो कंट्री के बारे में सोचता है। जैसे अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा होगा कि कमर्शियल बैंक है, ये बैंक, सबका एक प्रॉफिट मैकेनिज्म है कि हम प्रॉफिट करके ही, हमारा मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट है। आरबीआई का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होता है। आरबीआई का जो इंटरेस्ट है वो कह रहा है कि वो तो भाई नेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे आगे ले जाए, कैसे बढ़ाया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए सारे उसके फंक्शन हैं। अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो कह रहा है the regulation of currency in accordance with the requirement of business and general public। तो पहला वो अपना काम जो करता है वो ये करता है रेगुलेशन ऑफ करेंसी, और उसको किस चीज को ध्यान में रख के करता है, कहता है कि बिजनेस इंटरेस्ट वो ध्यान, रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस की जो हो, और पब्लिक का, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट को जरूर भी ध्यान में रखता है। फॉर विच पर्पज इट ग्रांटेड आइदर द सोलो राइट of note issue or at least a partial monopoly thereof। आप तो जानते ही हैं, अगर इसको मैं बताऊं और ज्यादा, कि करेंसी का मतलब जितने भी नोट इंडिया में आते सब आरबीआई निकालता है, सब इशूड बाय आरबीआई है, कोई और दूसरा उन नोटों को छाप नहीं सकता है और उसको मार्केट में नहीं ला सकता है। वो जो बीच बीच में होता है ना, जाली नोट आ गए, ये आ गए, कहीं कुछ टिडबिट्स करते हैं, फिर उसका वो भी काम है कि उसको पकड़ना भी और पनिश भी करना। तो मेन इसका काम जो आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन है करेंसी, वो करेंसी को सर्कुलर में रखता है, इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड द जनरल पब्लिक, उसके हिसाब से करेंसी को सर्कुलर में रखता है। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम देख लें अब क्या है। नेक्स्ट जो है कह रहा है फंक्शन ऑफ सेंट्रल, ये दूसरा जो है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहा था परफॉर्मेंस ऑफ जनरल बैंकिंग एंड एजेंसी फॉर स्टेट, ये परफॉर्म करता है, जो आरबीआई है वो परफॉर्म करता है जनरल बैंकिंग एंड एजेंसी फॉर, ये जो है स्टेट के लिए काम करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कहीं ना कहीं काम करता है, बट ऑटोनॉमी है इसके पास, यानी ये है कि इसके बोर्ड्स हैं, रेगुलेशन है, गवर्नर है, ये है वो है, सारा चीज होता है, इसकी रेगुलेटरी बॉडी होती है, बट ये एक तरह से इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस भी बॉडी है। इट्स नॉट लाइज विथ यू नो कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो सारी मॉनेटरी पॉलिसी अब बैंक अपना, नहीं, ऐसा नहीं करेगा कि आज कुछ और कह रहा है इंटरेस्ट रेट, कल कोई और गवर्नमेंट कही तो कहेगी नहीं, एक 1%, वो नहीं करेगा वो। इट्स गोज, आप कभी कभी देखते हैं कि सम टाइम हैव द टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, और इसका सबसे परफेक्ट मैं एग्जांपल आपको दूं तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल, आपने एक इकोनॉमिस्ट थे जिनके टाइम में नोटबंदी हुई थी और मोदी गवर्नमेंट, दोनों के बीच में पहले तो बड़ा अच्छा चला, लेकिन बाद में उनको लगा कि नो आई वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड व्हाटएवर पॉलिसी एंड डिसीजन मोदी इज टेकिंग दैट इज, और बेसिकली वो डिफर जो हुए थे, मोदी ने कहा कि भाई आप लोन बड़ा सस्ता दे दीजिए, इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दीजिए, लोन, कहा नहीं ये तो नहीं होगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी तो अच्छी नहीं है, एंड ही रिजाइन फॉर दैट। दूसरा भी जो आए उन्होंने भी, कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत एकोमोडेट करते हैं बट नॉट 100%। भाई गवर्नमेंट तो उनका है कि भाई हमारी गवर्नमेंट चले, पॉलिटिक्स करना है, बट इनका है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कि कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है उसको ये कहीं ना कहीं ध्यान में रखता है। तो इसका मेन है ही आरबीआई का कि वी विल टॉक अबाउट द यू नो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द कंट्री। अच्छा थर्ड जो है इसका फंक्शन वो है द कस्टडी ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो हम आपको कह रहे थे कि कमर्शियल ये क्या करता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है ना उनका कुछ रिजर्व भी अपने पास रखवाता है, उनको कहता है रिजर्व रखिए। ये जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हो गए, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, या फिर आपका आरबीआई हो, सबसे एक एक अमाउंट रिजर्व रखवाता है।
वो भी इसके दैट्स डील बाय द आरबीआई। चौथा कह रहा है द कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल रिजर्व ऑफ ए इंटरनेशनल करेंसी, जो हम कह रही थी फॉरेन ट्रांजेक्शन की बात है, इंटरनेशनल, ये सारा जो है इनके आरबीआई का ये भी एक काम होता है, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेशंस रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, कि अब डॉलर कितना रखेंगे, यूरो कितना रखें, एन कितना रखें, वो सारा क्या होगा, क्या फंक्शन, ये सारा आरबीआई ह्यूज बॉडी है, उसके पास काफी एम्प्लॉइज हैं। ऐसा नहीं कि आरबीआई बस बॉम्बे में है, आरबीआई के कुछ रीजनल ब्रांचेस भी हैं, वो लखनऊ में है, मोस्ट ऑफ द कैपिटल है, कुछ रीजनल है, कुछ स्टेट कैपिटल में भी है। वो एग्जैक्टली नंबर थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा, देखिए याद नहीं है, बट ऐसा नहीं कि एक जगह आरबीआई बस वहां बैठा हुआ है बॉम्बे में और वहीं से, नहीं नहीं नहीं, आरबीआई के कुछ रीजनल ब्रांच है, कुछ स्टेट ब्रांच है, जो हर स्टेट इंडिया के स्टेट्स में है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है द ग्रांटिंग ऑफ एकोमोडेशन इन फॉर्म ऑफ री-डिस्काउंट एंड कोलेटरल एडवांस टू कमर्शियल बैंक, bill broker and dealer or other financial institution and general acceptance of the responsibility of lender for the last resort। एक तो वो कह रहा है कि जितने भी कोलेटरल वगैरह है ना, उसको इशू करना, उसकी डीलिंग देखना, ये सब करता है, और साथ में जो जनरल लैंडर्स, अगर किसी भी बोरोवर्स को आईसीआईसीआई कुछ बोरो करना चाहता है, पहले तो पब्लिक से लेना चाहेगा, फिर कुछ कमर्शियल बैंक और अदर वहां अगर नहीं मिलता है तो फिर वो आरबीआई के जैसे होते हैं ना कि भाई कोई सॉल्व करे या ना करे, हमारे फादर जरूर सॉल्व कर देंगे, तो इन ए वे ये बैंकों का फादर है। आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर मैं सीधे सीधे एक लाइन में आपको बताऊं तो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, वी विल गो फॉरवर्ड। Next we are talking about function of the central, उसी के दो और there are two more, कह रहा है the settlement of clearance balance between the banks, कि किसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई आपस में, जो लेन देन एक बैंक ने दूसरे बैंक से किया है, तो उसका फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल सेटलमेंट जो कराती है वो सेंट्रल बैंक या हमारे केस में आरबीआई कराती है, इंडिया के केस में। लास्ट कह रहा है द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ बिजनेस and with a view to carry out the broader monetary policy adopted by the state। कह रहा है कि इसका एक और भी काम है, ये जो करता है the control of credit, वो क्रेडिट कहीं ना कहीं मार्केट में कितना पैसा होगा, कितना पैसा डाला जाए, उसको ये कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करता है बिजनेस के व्यू के हिसाब से, और जो भी ब्रॉडर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट की हो उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों का, दो चीजों का, बिजनेस को ध्यान, क्या किन किन चीजों, नीड ऑफ द बिजनेस का ध्यान में रखेगा, और साथ में जो गवर्नमेंट की ब्रॉडर मॉनेटरी पॉलिसी है। देखिए जब भी हम यहाँ बेसिकली बात, स्टेट का मतलब होता है नेशन, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का ये वर्ड है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार और पंजाब, स्टेट की जब भी बात होती है इन द सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से बात होती है। आगे कह डेकॉक डिफाइन इट्स टू लॉन्ग टू बी कॉल्ड ए डेफिनेशन फॉर ए डेफिनेशन मस्ट बी। ये सबका अपना अपना बिलीफ है, आई डोंट बिलीव, मेरा है कि उन्होंने सारे आपको फंक्शन बता दिए, सो दैट इज द गुड थिंग, दैट इज द गुड थिंग। अच्छा, व्हाट इज द बैलेंस शीट? व्हाट इज द बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आप लोगों को पता होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो होता है कि जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया, जितना भी इंपोर्ट किया, तो वो क्या बैलेंस जो आपका पेमेंट है वो नेगेटिव है पॉजिटिव, ऐसे ही बैलेंस शीट भी होती है। इसके लिए देखिए, इस पे हमने बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लगा कि एक मैं आप लोगों को रीडिंग लिस्ट दे दूं, ये अच्छा है और आप लोग इसको पढ़ लेंगे। तो इसका एक फोटो आप लोग निकाल लीजिए, देखिए हमने दिया है, कह रहा है कि सेंटर फॉर द सेंट्रल बैंकिंग स्टडीज अंडरस्टैंडिंग बाय सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट, ये रूल का एक पेपर है जो हमने आप लोगों को लिंक दे दिया, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं कहीं कुछ टॉपिक्स जो हैं मेरे समझाने के बावजूद भी एक बार आप पढ़ लें, और आई होप एसओएल से और भी मैं कहूंगी, नहीं तो आप इंडिविजुअली जो मैं नंबर दूंगी उस पर फोन करके आप पूछ सकते हैं कि मैम ये एक बार से फिर समझा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर टारगेट्स एंड गोल। टारगेट्स एंड गोल की बजाय मैं रोल, बात वही है कि आपका रोल गोल क्या है।
तो रोल ऑफ सेंट्रल बैंक होता क्या है? फंक्शन और रोल मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा कुछ माइनर सा डिफरेंसेस होगा, फिर भी मैंने इसको रखा हुआ है। कह रहा है कि द सेंट्रल बैंक, रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, the central bank which is responsible for managing a country monetary affair determine the level of short term interest rate, thereby profoundly affecting financial market, wealth, output, employment and price। कि ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि बस वो एक काम करता है, इंटरेस्ट रेट को देखता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के साथ साथ वो सारी चीजों को पे उसका इम्पैक्ट है। फाइनेंशियल मार्केट में इम्पैक्ट है, वेल्थ पे इम्पैक्ट है, आउटपुट पे है, एम्प्लॉयमेंट पे है, प्राइसेस पे है। प्राइसेस देखिए, इन्फ्लेशन जो फिक्स करता है वो सारा आरबीआई करता है, वो सारा डेटा और चीजें बताने का काम सारा आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का होता है। सेकंड, इसका रोल क्या है? कह रहे हैं इंडीड द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस स्प्रेड एंड नॉट only within the domestic territory of a country but even though financial and trade linkages to virtually every corner of the globe। ऐसा नहीं कि बस वो इंडिया में ही अपनी इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस को करता है, इसके साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल बैंक्स है, इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक है डिफरेंट कंट्रीज के, उनसे भी वो अपना बात और सजेशन लेना, एडवाइस करना। आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई कंट्री जो होती है, किसी भी एक्सपोर्ट हो जाए चीज में, आपको मैं रघुराम राजन तो उससे पहले भी आपका IMF में थे, बट जब एक इंसान बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाता, अच्छा करता, अभी फिलहाल का मैं एग्जांपल आपको दूं तो आप बात करेंगे हर्षवर्धन जी जो यहाँ के हैं हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं, उनको WHO ने बुलाया और कहा कि नहीं, आप जो कोविड-19 की पॉलिसीज हैं आप लोगों ने बड़ा अच्छा से मैनेज किया इंडिया में, तो कुछ हमें भी एडवाइस दीजिए। तो इस तरह से ये जो आरबीआई के लोग होते हैं, गवर्नर होता है, अदर लोग, वो इंटरनेशनल दुनिया में भी उनके इन्फ्लुएंस और बात करना, उन सब चीजों पे भी काम करते। तो दूसरा इनका रोल ये भी है। थर्ड कह रहा है द सेंट्रल बैंक मेन गोल इज लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। वही हमने कहा, रोल गोल इज ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है, सो आई टुक इट द रोल। the central bank main goal is low and stable inflation। हाँ, अभी हमने आपको कहा कि एक और भी उसका काम है कि इन्फ्लेशन को बहुत हाई जंप नहीं होने देना, उसको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करना। ये इसके सारे डिसीजन जो होते हैं वो आरबीआई या सेंट्रल बैंक लेता है। नेक्स्ट कह रहा है इट आल्सो सीक टू प्रमोट स्टेडी ग्रोथ इन द नेशन आउटपुट, लो अनएम्प्लॉयमेंट, ऑर्डरली फाइनेंशियल मार्केट। कि इसके अलावा भी ये ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ की बात करता है, आउटपुट नेशन का कैसे बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम रहे, और कैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ऑर्डर में चले, ऑर्डरली रहे। ऐसा ना हो कि कभी अप्स डाउन बहुत ज्यादा जिग जैग होना, इट्स नॉट गुड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर आपका स्टॉक मार्केट या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कभी 4000 पे पहुंच गए, कभी 0 पे आ गए, सो जो भी इन्वेस्टर है फॉरेन के, किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि पता नहीं भाई नेक्स्ट डे क्या हो जाए यहाँ। तो अभी हमें लगता है कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये अभी थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन वो फिर 7-8-9% पे चली जाएगी। अगर आपका इतना फ्लक्चुएशन होगा मार्केट, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा, तो लोगों को बाहर जो लोग यहाँ आके इंडिया में इन्वेस्ट कर, FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो सारा निकल के बाहर चला जाएगा। तो सेंट्रल बैंक का ये भी है कि इन सब चीजों का भी ध्यान रखना। अगला इनका रोल क्या है? इफ द इकोनॉमी इज स्लगिश एंड बिजनेस इज स्लगिशिंग एंड एग्जैक्टली अपोजिट टाइप ऑफ मॉनेटरी एक्शन इज कॉल्ड फॉर, द सेंट्रल बैंक will lower interest which is likely to boost the aggregate demand, increase output and reduce the unemployment। जो अभी हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं कि बस वो इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट या जिस भी चीज के बारे में डिसीजन लेता है तो उसका मोर कंट्री इकोनॉमिक, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ है, उसके बारे में सोच के लेता है। लेट्स सपोज जैसे जब भी आप देखिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो ये फिर सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं ताकि लोग कम से कम लागत में अपना लोन ले ले और बिजनेस शुरू करें। अगर बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी आप काम, कोई भी प्रोडक्शन, आउटपुट तो बढ़ेगा ही। कोई चीज प्रोडक्शन करने में बहुत लोगों को एम्प्लॉय कर लिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कम हो जाएगा और इसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड को ये बढ़ा देगा। तो इन सारी चीजों को वो ध्यान में रखता है जब भी वो अपनी डिसीजन लेता है सेंट्रल बैंक। ओके, आई होप आई एम, अब आप लोग हर स्लाइड्स की पिक्चर लेते जाइए सो दैट यू विल बी एबल टू रीड
yourself, you don't need ma'am for if you are alone and you wanted to study, you can do that. अच्छा, एक और लास्ट है जिसमें मैं फिगर दिखा दूंगी आपको. कह रहे सो द सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमी एंड डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक फाइनेंशियल. तो ये जो रिलेशनशिप दिखा रहा है वो तीन चीजों के बीच में दिखा रहा है. कह रहे बैंक, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरेस्ट रेट, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये दिखा रहा है. देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं. सेंट्रल बैंक आरबीआई हमारा है, क्या है भाई, रेवेन्यू कहां से है, बैंक्स, मनी सप्लाई, मनी मार्केट. थर्ड जो उसका टर्म कहां पहुंच जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, लेटेस्ट रेट ऑफ क्रेडिट, और उससे वो क्या बढ़ेगा, इंटरेक्शन ऑफ एएस एंड एडी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट. अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत मैक्रो पढ़ा होगा, एडी एंड एएस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जो होता है. देखिए एग्रीगेट डिमांड जो आपकी होती है वो आपका होता है बेसिकली आईएसएलएम, जहां पे आप सर्विसेज एंड गुड्स की बात करते हैं और मॉनेटरी एक्सचेंज की बात करते हैं. तो वो आपका एग्रीगेट डिमांड. सप्लाई क्या है, जहां पे लेबर की बात हो जाए. तो अगर थोड़ा बहुत मैक्रो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको समझ जाएंगे. ओके, देखिए यहाँ दे दिया एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रियल जीडीपी, और ये किन चीजों से, फैक्टर से ये इम्पैक्ट होता है इसका. कह रहा है कि जो आपका interaction of AD and AC जो impact it is influenced by what are the things, jobs, inflation and real GDP. तो ये पहले भी हमने मैक्रो हमने तो जो पढ़ाया है उसमें ये बहुत अच्छा से, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप लोग ISLM मॉडल, लेबर का क्या कॉन्सेप्ट है, और साथ में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को जाने. अच्छा, अदर्स जो रूल्स हैं वो भी थोड़े देख लिए जाए भाई, जो छूट नहीं अभी बताए हैं हमने सारे. आप लोगों का था ना कि थोड़ा इसको लार्ज कर दीजिएगा. सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जल्दी में आज आप लोगों को वो लार्ज आपको दिखेगा नहीं, बट चलिए अभी हम ट्राई करेंगे कि बीच में जहां हमें टाइम मिल जाए आई विल डू दैट. कह रहा है कि जो एबव डायग्राम है, सो ग्राफिकली थ्रू 5 स्टेप्स हाउ द सेंट्रल बैंक अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट क्या है, इज द चेंज इन रिजर्व्स, कि वो रिजर्व्स को चेंज कर देता है. रिजर्व्स क्या है, वो हर जो बैंक्स हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है टू रन देयर ओन द बैंकिंग सिस्टम को रन, कुछ रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास. तो ओके, first is the changing in reserve which lead to change in M to lead to change in interest rate of credit availability. In 4 AD is change in response of the investment another. वो जो ऊपर हमने आपको दिखाया कि एक्चुअली ये क्या है ना कि बहुत चीजें कनेक्टेड है, कि अगर उसने रिजर्व चेंज कर दिया उससे क्या होगा, आपका जो एम होगा, मनी सप्लाई जो मार्केट में है उस पे इम्पैक्ट हो, उसके इम्पैक्ट होने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात आएगी. अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी अगर कम है वो चेंज होगा तो क्या, एग्रीगेट डिमांड जो है आपका वो चेंज हो जाएगा. कह रहा पांचवा, जो चेंज इन द आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल फॉलोज. इट शुड नॉट हाउएवर बी मिस द फिजिकल पॉलिसी आल्सो अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड. हाँ, कि एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है. फिस्कल पॉलिसी बेसिकली ये होता है ना कि गवर्नमेंट को जो अपना रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं उसको वो कैसे मैनेज करे और क्या करे, ताकि जो पब्लिक है, आप देखते हैं कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स बढ़ा देती है, इनकम टैक्स कम कर देती है, ये सारे फिस्कल पॉलिसी हैं आपके. कभी क्या करती है कि अगर लगता है आपने देखा नरेगा का नाम जरूर, नरेगा का नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का देखा होगा आपने. उसमें गवर्नमेंट को लगा कि भाई रूरल जो इकोनॉमी है, लोग डिस्ट्रेस है, लोगों के पास काम नहीं है, तो उसने एक स्कीम लाया जिसमें ये गारंटीड है कि 180 डेज तो आपको वो नरेगा काम देगा ही देगा, और उसमें उनका मिनिमम जो वेजेस हैं वो मार्केट से ज्यादा है. तो बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है एक तरह से. तो ये भी करते हैं कि चेंज आउटपुट करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को वो रिफ्लेक्ट करता है. ये फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जैसे हमने नरेगा का आपको एग्जांपल दिया. पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है,
First, the objective of central bank include economic growth in the line with the economic potential. अब ऐसा नहीं है कि वो पोटेंशियल बनाता है, अपना फोरकास्ट करता है, सोचता है कि अच्छा कितना इंडिया ग्रो कर सकता है। आपने हिंदू ग्रोथ रेट की बात तो सुनी ही होगी। हिंदू ग्रोथ रेट जो था वो कुछ चला ऐसे ही 60 से लेके 70s और अर्ली 80s तक, जिसमें 2% इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ये जा रहे आरबीआई का एक ये भी काम है कि वो सोचता है, एक उसकी रिसर्च टीम है, साइंटिफिक टीम है जो सोचती है इंडिया कितने % पे ग्रो कर सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए। ए हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइस एंड मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ये तीनों चीजों को वो ध्यान में, इन्हीं तीनों चीजों से क्या करता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है, you people are able to hear me. The central bank is ultimately concerned with the preserving the integrity of country financial institution, combating inflation, defending the exchange rate of the country currency and preventing excessive unemployment. कि इसका जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एक और भी है, और ब्रॉडर है, देखिए कितना काम आरबीआई के पास है। कह रहा था कि ये कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसकी जो इंटीग्रिटी है, इन द सेंस कहते हैं इंटीग्रिटी उस पर्सन को कहते हैं जिसपे आप विश्वास कर सकें, उस जिसकी साख है एक मार्केट में, उसको बचाए रखना इसका काम है। इसके साथ इन्फ्लेशन को कम, अगर ज्यादा है तो कम करने की कोशिश करता है। और जो एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी की है, जैसे आप कभी कभी सुनते होंगे कि भाई रुपये की वैल्यू बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, बहुत प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा गंदा हो गया, तो उसको भी आरबीआई ध्यान में रखती है। उसका भी ऑब्जेक्टिव आरबीआई का एक करेंसी की जो एक्सचेंज वैल्यू है उसको कीपिंग इन राइट डायरेक्शन एंड राइट प्राइस। एंड लास्ट में कह रहा है प्रिवेंटिंग, देखिए उसका अनएम्प्लॉयमेंट से कुछ नहीं ले, बट इनडायरेक्टली इट्स इन्फ्लुएंस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो वो उस पर भी ध्यान रखता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये है आपका सेंट्रल बैंक्स ऑपरेशंस, कि सेंट्रल बैंक्स के ऑपरेशंस क्या हैं। जो शुरू में हमने आपको बताया है वही यहाँ भी बताने जा रहे हैं। पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव बताया, अब इनके ऑपरेशंस की बात हम करेंगे। कह रहे हैं कि जो नीचे वाला फिगर है, ये वाला देखिए, ये फिगर है, फिगर ही मैं पहले दिखा देती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इनिशियल लुक कह रहा है ओपन market operation, discount the reserve requirement, reserves money supply, interest rate, stable price, low unemployment rate, and कि उसका एक कैसे ये फंक्शन करता है उसको बताया है। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा बेटर में बता दूं आप लोगों को। तो यहां से आप देखिए, कह रहा है सो दैट वेरियस स्टेज ऑफ सेंट्रल बैंक ऑपरेशन, द सेंट्रल बैंक हैज इट्स डिस्पोजल ए नंबर ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, उसके पास कई सारी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट तंत्र हैं। These can affect certain intermediary targets such as reserve, money supply, interest rate, ये तीनों पे इसका कंट्रोल होता है। These instruments are directed towards achieving the ultimate objective of monetary policy. अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव अभी ऊपर बताया हमने, लो इन्फ्लेशन रखना है, रैपिड ग्रोथ की बात करेगा, आउटपुट हो, अनएम्प्लॉयमेंट लो हो, इन्फ्लेशन को लो रखना है। जो आप पहले, फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द डिफरेंट ग्रुप पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इंटरमीडिएट टारगेट एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेपरेट एंड क्लियर डिस्टिंक्ट। कि चूंकि ये पॉलिसी एनालिसिस है तो क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, क्या इंटरमीडिएट उसके टारगेट्स हैं, और क्या उसके अल्टीमेट, अब यानी फाइनली वो करना क्या चाहता है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट करने की जरूरत है, जो यहाँ पे हमने पहले ही आप लोगों को ये दिखा दिया है। सो नेक्स्ट अब अभी ऑपरेशन की ही बात करें, सेंट्रल बैंक वो आरबीआई ऑपरेशन क्या करता है। कह रहा है कि द 3 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिस्काउंट रेट पॉलिसी, एंड थर्ड जो है रिजर्व रिक्वायरमेंट पॉलिसी होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, डिस्काउंट रेट है, और रिजर्व रिक्वायरमेंट पॉलिसी है। द प्रोज एंड कॉन विल बी डिस्कस इन वो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा, या आने वाला जो आप लोगों का इनकमिंग क्लास जो होगा नेक्स्ट, जहां पे आप अगर मनी बैंकिंग में कुछ करना चाहते हैं, इन नेक्स्ट कोर्स जो भी आप मनी बैंकिंग का कुछ लें तो उसमें ये डिस्कस किया जाएगा।
ठीक है, कह रहा है कि in determining its monetary policy, the central bank directly manipulate these instruments or policy under policy variables under its control. ठीक है, तो ये इसमें कुछ हमें बहुत ज्यादा आपको, जहां मुझे लगता है कि आई नीड टू एक्सप्लेन यू बेटर, आई नीड टू टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, वो मैं करती हूँ. जहां मुझे लगता है कि नहीं इजी वर्ड्स हैं, आप समझ जाएंगे, आई लीव. And because I believe you people are very, bright. You people are bright. You people are, able, capable of understanding the things. If you are not, please ask the question. कह रहा है कि सेकेंड जो ऑपरेशन इसका क्या है, कह रहा है कि these help determine banks reserve, the money supply and interest rate, the intermediate targets of monetary policy. ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इन मैनेजिंग मनी द सेंट्रल बैंक मस्ट कीप इट्स आई ऑन ए सेट ऑफ वेरिएबल नोन एज ए इंटरमीडिएट टारगेट. अच्छा, 3 टारगेट की शुरू में बात उन्होंने किया है. पहला टारगेट क्या था? नहीं, वो सॉरी, वो कुछ अलग था, वो मैं सोची कि इसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ. कह रहा है कि इन सेंट्रल बैंक मस्ट कीप इट्स आई ऑन सेट ऑफ वेरिएबल्स नोन एज ए इंटरमीडिएट टारगेट्स. वो क्या है इंटरमीडिएट टारगेट्स? क्या क्या है? These are economic variables that are intermediate in transition mechanism between monetary policy instrument and ultimate policy goals. ये बहुत ही important चीज ये बता रहा है. कह रहा है, सॉरी वो और भी छोटा हो गया, मैंने सोचा थोड़ा बड़ा कर देते हैं. कह रहा है कि these are the economics, these are the economic variables that are intermediate in the transition mechanism between the monetary policy instrument and ultimate policy goals. When the central bank seek to effect its ultimate objective, it first change one of the instruments such as discount rate. कि अगर जैसे होता है ना कि हमें इसका एग्जांपल मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को दूं कि कैसे हमारा ऑब्जेक्टिव को, हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए. लेट सपोज मैं बीमार होना चाहती हूँ. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है बीमार होना. इंस्ट्रूमेंट क्या है? आप खाइए नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करिए, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल और सब जो सब्सटेंस अब्यूज है उसको यूज करना शुरू करें, आप बीमार हो जाएंगे. तो हमारा ऑब्जेक्टिव बीमार, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या थे? ये सारे इंस्ट्रूमेंट है. तो ऐसे ही आरबीआई का भी जो गोल होता है, अगर उसको मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना है तो वो क्या करता है? अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, और उसका एग्जांपल डिस्काउंट रेट है. This change affect an intermediate variables such as interest rate, credit availability or money supply. अच्छा, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट है, क्रेडिट मार्केट में कितना अवेलेबल है, और मॉनेटरी मनी सप्लाई है. For maintaining a sound health of economy, the central bank keeps a close watch on its intermediate targets. कौन कौन से 3 टारगेट हम? इंटरेस्ट रेट पे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या है, और मनी सप्लाई कितनी है मार्केट में. Ultimately, monetary and fiscal policies are partners in pursuing the major objective of the rapid growth, low employment and stable prices. जो हम शुरू में भी कहा आपके कि ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है अलूप पे लोन में काम कुछ है, बट साथ में वो ये भी, क्योंकि उसका मेन पर्पस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द नेशन है. तो वो हर चीज को ध्यान में रखती है, गवर्नमेंट को भी ध्यान, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी को भी ध्यान रखती है. जहां उसको लगता है कि हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए था ईच अदर को, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं. सो इन सारी चीजों का वो ध्यान रखती है. ओके, सो लेट्स गो व्हाट इज द. अच्छा, अब एक बड़ा है कि जो मैं शुरू में आप लोगों को कही कि क्या जो आरबीआई है ऑटोनॉमस है. अच्छा, चलिए अब उसको डिस्कस कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि क्या मैं जो कह रही थी सही है या गलत है. कह रहा ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल बैंक, वो हम आरबीआई बार बार बोल रहे हैं. इन रिसेंट ईयर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर सेंट्रल इंडिपेंडेंस. Monetary policy independence is not necessary preliminary in order to protect a conservative central bankers from the influence that a less conservative government might seek to bring to bear, but rather to enable central bankers with a longer term decision horizon and or a lower rate of time preference to assert that authority when faced with the
गवर्नमेंट विथ ए शॉर्टर प्लानिंग हॉरिजॉन। अभी वो देखिए ऑटोनॉमी भी कई तरह की होती है, जैसे हमने कहा कि भाई बोर्ड और भाई हैं जिसमें गवर्नमेंट के लोग होते हैं। बोर्ड, जो भी बोर्ड बनाया जाता है किसी भी तरह का, तो उसमें गवर्नमेंट की अगर फंडिंग है, काम करना है, तो उसके मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स का क्या है, बोर्ड किसी चीज का होता है, वो 10 लोग हैं, अगर इनोनिमसली कह दिया हो गया। आपको इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं दूं ऑटोनॉमी का, कि आप लोगों ने स्टीव जॉब का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने जो कंपनी एप्पल है वो बनाई, और उसमें उनके कुछ 5-6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। वो खुद थे जो उनके शेयर होल्डर्स थे, जिनका उनकी कंपनी में पैसे लगे थे वो थे, साथ में उनका सीईओ था, और जो 2-3 हाई लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज थे वो थे। क्या हुआ इनके केस में कि अब थोड़ा सा मैं स्टोरी बता दूं ताकि आपको समझने में, कनेक्टिंग करने में बड़ा आसान होगा। कि जो स्टीव जॉब थे वो भाई बहुत ही इनोवेटिव, कुछ नया हो, कुछ नया करना है, तो वो 10-12 लोगों की टीम लेके अपना काम करते थे। और चूंकि स्टार्ट उन्होंने कंपनी किया था, तो वो थोड़ा सीईओ को कहते भी थे कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। जिन लोगों का शेयर कंपनी में था, उन लोगों की लगा कि ये इनका जो भी डिसीजन है, चीजें, ये हमारी कंपनी के लिए नहीं। भाई आप जो इन्वेस्टर होता है वो न्यू टेक्नोलॉजी की बात है, उसको तो पैसा कमाना है। अब वो पैसा कमाना, उसको लगा कि ये हमें पैसा कमा के तो नहीं दे सकते हैं। जो आपके स्टीव जॉब है वो पैसा कमा, वो इनोवेशन कुछ करेंगे, इनोवेशन ही तो पैसा है, बट सम पीपल अंडरस्टैंड लेटली, उनको उस कंपनी से निकाल दिया। तो ये भी है कि अगर आरबीआई गवर्नर के अगेंस्ट हो जाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इनके होते हैं उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के, कुछ इंटरनेशनल भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उसमें हेड टू हेड इसीलिए अब बात होने लगी कि इनको फ्री हैंड दे दिया जाए, जिसको कहते हैं ना फ्री हैंड दे दीजिए, कि जैसा करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वही करें। Then when the government by a conscious act relinquishes its own power, it does not mean that the institution to which the power of decision making transferred has different inflation and employment preference from the population, but simply that operating the long term horizon than the government. देखिए गवर्नमेंट, अब आप इसको मैं एग्जांपल सिंपल सा आपको दूं कि गवर्नमेंट जो होती है, हर गवर्नमेंट 5-5 साल के बाद आती है। अपना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अलग होता है कि हमें नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाए, या जो हमने मैनिफेस्टो में बताया था उसको करें। सेंट्रल बैंक कभी कभी लगता है कि नहीं ये आप कर देंगे कंट्री तबाह हो जाएगी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेबिलिटी भी देता है। उसका जो हॉरिजॉन है, लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन, वो बहुत बड़ा होता है, वो किसी गवर्नमेंट उसे मैच नहीं कर सकती है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट इसी में है, कह रहा है कि thus it is quite possible that the central bank will react appropriately to temporary output shocks if it is if opinion that such a policy can be purchased with a long term disadvantages for the price stability. For the standing point, the economic relation for in-depth dense and the inability monetary policies, their policy without the always scrutinized by the government for the short-term result. कि कभी-कभी के भाई आरबीआई अपनी कोई चीज बनाती है या लेती है, तो वो तो लॉन्ग टर्म की हमेशा बात करती है ना, लेकिन गवर्नमेंट उसको स्क्रूटनाइज करती है या उस पर बोलती है, उसका अपना शॉर्ट टर्म का है। इनका मामला जो है पूरा वो शॉर्ट टर्म का है, लेकिन जो आरबीआई का द वे दे लुक एट द थिंग्स एंड प्रिजर्व एंड डू, वो हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उसके ज्यादा होते हैं। कह रहा है कि द लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन इन देयर डिसीजन मेकिंग इंप्लाइज दैट द मेक फुल अलाउंस फॉर द लॉन्ग टर्म लैग इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कि वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म, तो वो अपने जो भी डिसीजन है, उसका फॉर्मुलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन, वो सारे उन सब चीजों को ध्यान, वो हो सकता है कभी कभी गवर्नमेंट को पसंद ना आ जाए, तो इसलिए देयर विल बी टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए नाउ पीपल हैव स्टार्टेड इंडिपेंडेंट फ्री ऑफ हैंड, जो हमने कहा आपको। नेक्स्ट कह रहा है इट इज नाउ फेल्ट दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ सेंट्रल बैंक्स legislation should be to create incentive structure and guarantee a long-term horizon of a central implies a
employees, above all the monetary policy decision take in central bank have to be insulated from the general political process as far as the possible. कि भाई ये जो इनके पॉलिटिशियन के बिहेवियर और जो चीजें होती हैं उससे इनके जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, जो करना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ना करें, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होके ले डिसीजन, इसके लिए भी सेंट्रल बैंक का ऑटोनॉमी में होना जरूरी है. नेक्स्ट कह रहा है, दिस एक्सप्लेन व्हाई सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस इज नाउ वाइडली रिगार्डेड एज ए prerequisite for an efficient monetary policy. The trick is to attain the appropriate balance between the need of the response to the short pressure and the need to ensure that those pressures are exerted in system that safeguard the long-term interest of the population. However, there is a different definition of central bank input. देखिए ये कह रहा है कि बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी हो, चलाना है, तो इसके लिए यानी पहले से ही प्रावधान होना चाहिए. ये उसका एक 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 मान्यता, एक 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 उसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसकी एक एजम्पशन जिसको हम कहते हैं, उसका एक एजम्पशन है कि भाई उसका फ्री हैंड हो तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा 2-4 और पॉइंट में ऐड कर दूं. कह रहा है टू मेन टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस आर गोल इंडिपेंडेंस एंड इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस. ए सेंट्रल बैंक एंजॉय गोल इंडिपेंडेंस when it is free to choose its goal or at least free to decide the actual target value of given goals. A central bank has instrument independence when it give control over the leverage of monopoly policy and allowed to use them. Okay, इसमें कुछ है नहीं, वो सीधी सीधी बातें हैं, so I'm not explaining you. Next I will explain. कह रहा है कि an alternative definition distinguish between political and economic independence. Okay, ये political economic independence को define अलग अलग बताता है. क्या क्या by political independence we mean a central bank ability to pursue the goal of a price stability unflatterably by formal or informal instruction emanating from the ruling government. Independence refers to autonomy of pursuing the goal of the low inflation. कि जो प्राइस स्टेबिलिटी की बात है या लो इन्फ्लेशन की बात है, वो भाई आरबीआई अपनी जो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंटली करे, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे. नेक्स्ट जो बात हो रही है वो है, सिंस ऑल दीज डिफिनिशंस हैव बोथ मेरिट्स एंड shortcomings, it is necessary to make a synthesis of both approach which distinguish three different types of notion. अच्छा, अब तो इसमें हमने बहुत तरह की चीजें बता दी कि ऑटोनॉमी में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं, सबकी अपनी अपनी डिफिनीशन है. मैंने कहा जिसका जिस पर फोकस होता है वो अपनी डिफिनीशन वैसी बताता है. सो कह रहा है कि इसको 3 हम रूप में रख सकते हैं. और 3 रूप क्या है, आप ये रहा स्लाइड. कह रहा है गोल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, पर्सनल इंडिपेंडेंस होना चाहिए. गोल्स मींस उसके ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस, इंस्ट्रूमेंट मींस जिसके थ्रू अपना गोल को अचीव करे वो इंडिपेंडेंट होना. थर्ड का है पर्सनल इंडिपेंडेंस, एक आदमी जो आरबीआई का गवर्नर है उसको इतनी इतना छूट मिले, इतना फ्री हैंड मिले कि जैसा भाई आरबीआई का गवर्नर कोई ऑर्डिनरी आदमी तो बनता नहीं है, वो बनता है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी इन सब चीजों का बहुत नॉलेज होता है, वो उसको फिर बनाते हैं. तो गोल इंडिपेंडेंस क्या है? गोल इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड दैट द गवर्नमेंट हैज नो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि गवर्नमेंट का ना ही वो इन्फ्लुएंस कर सकती है और ना ही उसका कोई अपना जो है मॉनेटरी पॉलिसी है. इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड दैट द सेंट्रल बैंक इज एबल टू सेट द ऑपरेशन टारगेट. जो हमने कहा कि उसको क्या करना है भाई, अभी उसको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, आउटपुट को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को कम करती है, तो इंटरेस्ट रेट उसका इंस्ट्रूमेंट है. तो उसके पास इंडिपेंडेंस हो कि वो अपना जिस तरह से चाहे इनको ऑपरेट कर सके. दिस नोशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस इज आइडेंटिकल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. अच्छा, ये भी देखिए बड़ा अच्छा कह रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये बोथ आर मोर और लेस सेम. What is the personal independence? कह रहा है personal independence required that the decision making body of a central bank
be in position to resist the formal directive as well the informal pressure from the government. Okay, so one by one थोड़ी थोड़ी चीजें हम देख लें, so that we are well versed with the whatever knowledge we have gathered. So अब इसमें थोड़ा goals पे बात वही है, आप लोग चाहें तो इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए, then I will try to as much as I will read with you and then explain whenever I feel that you need to know. The definition of a goal of monetary policy include not only the choice between the price stability and nominal GDP, but also a definition of the time horizon for their realization. The definition of concrete indices, their numerical targets value, and the definition of escape clauses. Is simple सा है, you people got it. Thus the goal independence can take various different form. अच्छा देखिए बड़ा interesting है. It can include a framework wherein the central bank has a complete freedom of all these issues. We also framework wherein can decide on only some of these issues. In reality, one can find three variant of definition of the goal independence. कि ये जो आरबीआई है ना, गोल इंडिपेंडेंस कैन वो वेरी करेगा, और वो तीन डिफरेंट की बात कर, वो तीन डिफरेंट क्या है कह रहा है. यूनाइटेड स्टेट की मैं बात करूं, मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स टू प्रमोट द इफेक्टिवली द गोल ऑफ द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस एंड मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट. तीन चीजें हैं यूएस में, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, स्टेबल प्राइस हो आपकी, और मॉडरेट लॉन्ग टर्म interest rate ho. But stable long term interest rate is not compatible with the standard definition of the goal of monetary policy. Long term interest rate are at best an intermediary target. जो वो बेस्ट इंटरमीडिएटरी टारगेट्स होते हैं. होल्ड ऑन हाँ, मॉनेटरी कह रहा है कि सिंस ये गोल्स तो ये गोल्स तो हम लोगों ने देख लिया, देखिए यही है एक बार. अच्छा, यूएस का हमने बता दिया. नेक्स्ट कह रहा है कि द यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स इज ग्रांटेड ए समवॉट मोर लिमिटेड डिग्री ऑफ गोल इंडिपेंडेंस. सिमिलरली अरेंजमेंट आर फाउंड इन जापान एंड टू सम एक्सटेंट इन स्वीडन. की इस तरह का अरेंजमेंट की जो बात है कि भाई उसके तीन ऑब्जेक्टिव हैं कि वो प्राइस को स्टेबल रखेगा, प्राइस को स्टेबल रखे, मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट रेट एंड मॉडरेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ की जो बात करे. इस तरह की चीजें जो है यूरोप में भी है कि सेंट्रल बैंक के साथ है, और साथ में इस तरह की आपको जो प्रैक्टिसेज हैं वो जापान एंड सम एक्सटेंट इन स्वीडन में भी देखने को मिलती हैं. ओके, नेक्स्ट जो है वो है गोल इंडिपेंडेंस. उसी का हम कंटिन्यू करते हैं, एक दो पॉइंट्स है वो मैं चाहूंगी आप लोगों को बता दूं. ए लो डिग्री ऑफ गोल इंडिपेंडेंस कैरेक्टराइज द central bank legislation of United Kingdom, Canada. In these countries, the central bank legislation define price stability as the main goal of monetary policy, but give the government the right to determine the concrete target value. कि जो सेंट्रल बैंक है उसका काम ही है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी का मेन गोल है मॉनेटरी पॉलिसी, बट गवर्नमेंट डिटरमाइन द कॉन्क्रीट गवर्नमेंट, लेकिन टारगेट क्या होंगे और कितना अचीव करना है ये कहीं ना कहीं गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. The most important prediction of both theoretical and empirical literature is that a central bank should have instrument depends but should not have goal independence. Okay, ये अच्छा पॉइंट. कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन ऑफ बोथ थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल लिटरेचर इज दैट सेंट्रल बैंक central bank should have a instrument independence but not the goal independence. कि इंस्ट्रूमेंट तो उसके पास हो बट गोल उसके पास नहीं, और गोल कहीं ना कहीं उसका कहता है कि गोल गवर्नमेंट के पास, वो डिसाइड करे कि करना क्या है. अच्छा, नेक्स्ट जो सेट ऑफ हमारी स्लाइड्स हैं वो मैं दिखा दूं आप लोगों को. कह रहा है कि देयर आर नो परमानेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट. देयरफॉर कह रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोगों को देखने में छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बढ़ा देती हूँ. 35 डू, यस, हियर यू पीपल गो.
ये इसी का पार्ट है, ये गोल का ही पार्ट है। सो इसको अगर हम लगा दें यहाँ, इससे साथ साथ करते जाएंगे कि देयर आर, हाँ कह रहा है कि देयर आर नो ट्रेड ऑफ, परमानेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड, परमानेंट कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, और किस किस चीज के बीच में नहीं है, जो आपकी प्राइस स्टेबिलिटी है एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक्स टारगेट जो हमारे। देयरफॉर देयर इज नो रियल चॉइस दैट elected official could make for the population in the long run. In the short term, supply shocks make it necessary to allow for the deviation from a medium term inflation target, but interesting, the government or the parliament with the decision could clearly leading to risk and inflation. ठीक है। नेक्स्ट कुछ सेट ऑफ स्लाइड्स है। दिस लीड टू पॉसिबल ट्रेड ऑफ बिटवीन, अब ये कह रहा है कि किस तरह का, ये जो हम ट्रेड ऑफ की बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन किस तरह का ट्रेड ऑफ होगा उसको अगर हम ध्यान में, वो क्या है, कह रहा है कि a more flexible response of monetary policy in the case of supply shocks, but only if the central bank is overly committed to price stability. A more flexible response to monetary policy in case of supply shocks, यानी कब देता सप्लाई शॉक्स होगा, तो तब सेंट्रल बैंक के साथ क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। अच्छा, बट ओनली इफ द सेंट्रल बैंक इज ओवरली कमिटेड द प्राइस, कि अगर वो ओवरली कमिटेड है कि नहीं भाई हम प्राइस को तो स्टेबल रखेंगे, तब ये चीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट कह रहा है रिड्यूस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विथ ऑल द अटेंडेंट रिस्क, कि एक मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेड ऑफ बिटवीन, कि आप क्या करें भाई, जितने पॉलिटिकल प्रेशर है उन रिड्यूस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ चीजें मोदी खुद ही ले लेते हैं और कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, उन सब चीजें कहीं ना कहीं ऑल दैट एंड उससे रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ता है। अच्छा, उसी का कुछ और पार्ट है वो आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि दिस लीड टू ए पॉसिबल ट्रेड ऑफ कंटिन्यू instrument independence constitute an indispensable element of stability oriented central bank legislation. Okay, inflation target seems to be most effective and it leads to the most democratic accountability policy making when the central bank is instrument independence but not fully goal dependence. कह रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक के पास जो है वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस तो है लेकिन गोल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो उस केस में मोस्टली जो काम अच्छा कर पाता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कर पाता है। नेक्स्ट हम ये इसके क्या ट्रेड ऑफ होंगे, कह रहा है कि इन मोस्ट कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी कैन डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट इन ए autonomous way. However, as in case of goal independence, there are countries where the government can still override the central bank decision. कि ऐसा नहीं कि इंडिया में होता है ऐसा, ये देखिए यहाँ से ये निकल के आया, ऐसा नहीं कि इंडिया में होता है, अदर कंट्रीज में इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं और ये फेस करते हैं। Okay, as far as the control over the exchange rate in concern, there are present no, अच्छा अब यहाँ हम कंट्रोल ओवर किस चीज में, एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट की अगर हम, there is at present no central bank has that has unlimited responsibility for target of monetary policy. Okay, कि वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए उसके पास ऐसा कुछ है नहीं। Only the ECB make a distinction between formal exchange arrangement and policy of management floating. ठीक है, I think you people have got it. So what is the next then? अच्छा, उसी का कुछ ये पार्ट है। I think take a picture. अब मुझे भी लग रहा है ना कुछ चीजें कि आप लोग खुद से भी कर लेंगे। So take a picture, take a snap of this, जो मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, take a snap of this and I think it will be helpful. Okay, नहीं होगा तो मैं तो हुई ही ना, I will try to cater whatever you people are facing the problem. Okay, ये भी ट्रेड ऑफ का पार्ट ही है, इसमें थोड़ा सा हमें आपको एक बार और बताने की जरूरत है कि ये ट्रेड ऑफ का पार्ट ही है। अच्छा, सो लेट सपोज इसमें थोड़ा ये डाल दूं, कहीं आप लोगों को ये न लगे कि भाई ये क्या न्यू क्या आ गया। सो जस्ट आई एम डूइंग दैट।
ये है, कह रहा है कि सेंट्रल बैंक इन ऑल अदर कंट्रीज हैव वेरी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी. ऑल सेंट्रल बैंक assign this responsibility without qualifying to the government. कि मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी की बात है वो सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक या आरबीआई है उसका काम है. थर्ड एलिमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस कंसर्न विद एक्सप्लिसिट लिमिटेशन ऑफ लैंडिंग, लिमिटेशन ऑफ लैंडिंग टू द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं है आरबीआई बैंकों को ही लैंड करती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लैंड करती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उससे बोरो करता है. दिस रिलेट्स exclusively to direct lending to the public sector. It is therefore perfectly compatible with the EC treaty. Okay. By purchasing government bonds from the commercial bank as a part of an open market policy, a central bank can easily bypass the provision on deficit financing and conduct its monetary market management essentially on the outright open market operation. कि भाई ये बहुत सारी चीजें जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी कर सकता है. इन अदर सेंट्रल बैंक्स एक्ट्स नो सिमिलर रेगुलेशन कैन बी फाउंड. However, it is conceivable that a monetary policy geared to price stability might be guaranteed simply by giving a political independence central bank the power to decide its own accord when and how its public sector borrowers. कि सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेशन कैन बी फाउंड. सिमिलर रेगुलेशन क्या है भाई, वो रेगुलेशन की ही बात कर रहा है. कह रहा है कि इट कंसीवेबल दैट मॉनेटरी पॉलिसी गियर टू प्राइस स्टेबिलिटी. वो प्राइस मॉनेटरी बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं. सो वी हैव डन दिस इज नॉट समथिंग न्यू, यू हैव टू डू दैट. पर्सनल, तीन तरह की इंडिपेंडेंस की बात है, गोल इंडिपेंडेंस हो, इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस हो और पर्सनल इंडिपेंडेंस. पर्सनल इंडिपेंडेंस क्या है भाई, कह रहा है कि इवन इफ सेंट्रल बैंकर्स आर गारंटेड इंस्ट्रूमेंट एंड आर गोल्स इंडिपेंडेंस. ओके, गारंटेड इंस्ट्रूमेंट है, गोल्स इंडिपेंडेंस है, द गवर्नमेंट could try to exert some informal pressure on the monetary policy. ये सारी चीजें होने के बाद आपके इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड हैं, आपके गोल फ्री है, फिर भी गवर्नमेंट चाहे तो आप पे प्रेशर बना सकती है और मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर. फॉर इंस्टेंस, इफ द सेंट्रल बैंक गवर्नर could be dismissed at any time and without a specific reason at the discretion of the government, he or she would be in a other weak position vis-a-vis the minister of finance or the head of the government. तो ये थोड़ा सा it's not good thing कि maybe you have the all the granted instrument है आपका goal grant goal, you have power to assert your goals, but however अगर government dismiss कर दे, किसी को replace कर दे, this is पर्सनल इंडिपेंडेंस उस केस में नहीं हो. पर्सनल एक इंडिविजुअल की बात हो रही है. A strong informal influence on the central bank can also be exerted if only one person, that the governor, in charge of monetary policy decisions. In other case, it is sufficient that the government send a depicted partition to the top of central bank. कि वो जो भी चीजें भेजती है, देखिए ये जो डिसीजंस होते हैं कहीं जगहों पे मोदी गवर्नमेंट अकेले नहीं लेती है, उसको अदर जो पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, अदर्स हो, जो मेजर पार्टीज है, उनके साथ विचार विमर्श करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये डिसीजंस ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस ऑन द सेंट्रल बैंक कैन आल्सो बी एक्सर्टेड बाय ओनली वन पर्सन. कि जो इन्फ्लुएंस की हम बात इनफॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो ये जो है आपके एक पर्सन भी इसको एक्सर्ट कर सकता है. The governor is in charge of monetary policy decision. In this case, the sufficient that the government send a depicting partition to top of the central bank. To sum up, there is an inheritance inflation bias mainly due to a short-term time horizon of politician. This calls for a central bank legislation that provides central banks with independence from politician and long-term
ये सिंपल लैंग्वेज है, आई डोंट नीड टू यू नो. सो अगेन दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात दोबारा, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट, आई होप सो वी हैव डिस्कस. नो, गोल इंडिपेंडेंस, हाँ इंस्ट्रूमेंट देखिए डिस्कस नहीं हुआ, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है. सेकेंड जो है वो इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस क्या है, कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस जो है implies that the central bank is able to set up the operating goals without any interference from the government. अच्छा, this include three important element, क्या क्या हैं? Control of short term interest rate, the important operating target of monetary policy हो सकता है, control of exchange rate उसको कर सकता है, interest rate को, exchange rate को, which can be used as an additional operating target, especially in related low economy. Restriction central bank credits to the government, which could undermine the control over the monetary bias and thus the short-term interest rate. Restriction की बात ये कर रहे हैं. अच्छा, एक दो चीजें और हैं जो मैं एक्सप्लेन कर दूं. वी हैव कवर्ड फेयरली, जितना मैं समझ रही थी कि नहीं कवर किया, कवर कर. इंडिकेशन, इंडिकेटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऊपर, जस्ट टू रिमाइंड यू. मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड ओपन इकोनॉमी हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. सो what we are discussing here, why money monetary policy needs an open economy. देखिए ये हमने एक आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक लिंक दिया है, थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़िएगा, इससे डायरेक्टली आपको शायद एग्जाम, बट देखिए नॉलेज जो होता है ना वो आपको वे ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड करता है, किसी चीज को कैसे सोचा जाए. जैसे जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए, ऐसा नहीं कि मुझे कई एग्जाम्पल पढ़ाए गए, वो मेरा अपना एक सोचना है उस चीज को. अच्छा, इसकी डिफिनीशन ऐसे होती है, तो किस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट की जो आपको बात जैसे कहा कि बीमार होना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और खाना ना खाना, सब्सटेंस अब्यूज करना, ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं. तो इस पेपर को आप लोग डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा. इसको आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिए प्लीज, आप लोग इस फोटो को एक बार क्लिक कर लीजिए, दैट आई विल सजेस्ट यू डू इट. ओके, अब नेक्स्ट पे चले, आई होप. अच्छा चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ सब, क्योंकि जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग पूछेंगे कि मैम आप फिर से मुझे बता दीजिए, ये अभी तक हुआ नहीं, तो वो वाली चीज आ जाएगी. ठीक है, चलिए अब हम एक चीज करंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया वो क्या है, उसका हमने छोटा सा कल भी दिया था, उसी को हम दिखा रहे हैं आपको. आरबीआई का सिस्टम है क्या, और देखिए ये हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि इनका स्ट्रक्चर और सिस्टम आरबीआई कैसे करती है, वो हमने कि कमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है, कोऑपरेटिव के कितने पार्ट होते हैं, कमर्शियल में पब्लिक है, प्राइवेट है, विद इन पब्लिक है, स्टेट बैंक ग्रुप है, एसबीआई एसोसिएट बैंक है, अदर प्राइवेट में. सो थोड़ा सा करंट मॉनेटरी पॉलिसी पे कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों को कुछ देना होगा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो हमारा वीक सेक्शन जो शुरू में ही मैंने बता दिया था. सो I think we are done with the PPT, and hello, is anyone around? My PPT is over, we can go directly now for the question answer session. PPT is over, अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम लोग चलते हैं. सो लेट्स आई एम मूविंग टू क्वेश्चन आंसर सेशन. यहाँ से मैं आपको हटा रही हूँ, ये शेयरिंग हम बंद कर रहे हैं, दैट आई एम लाइक taking off sharing. Now we will go for question answer session जो students का है. So the participants कितने हैं? Okay. चलिए हम I am going to see the question answer session. Hello. I hope आप लोगों को दिख रहा है. Hello. Hi everyone. Hi. अच्छा, अब मैं सारे जितने भी है ना क्वेश्चन आंसर सेशन की बात कर. अब से शीतल ने देखिए क्या लिखा, कह रहा है मैम हमारे 12 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, हमें तो अब तक एडमिट कार्ड मिला ही नहीं. देखिए अगर एडमिट कार्ड वगैरह नहीं हो आया है तो शायद एसओएल कुछ डेट चेंज करे, कुछ करे, तो इतनी चिंता नहीं करिए. वो एसओएल की प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ तो वो रास्ता आपको बताएगा ही. ओपन पूछ रही शीतल फिर कि और ना ही हमारे ओबी के रजिस्ट्रेशन हुआ है. सो यू नॉलेज अबाउट द इन दिस रिस्पेक्ट. देखिए हमने जैसे आपको बताया कि अगर जो डिसीजंस लिया है एसओएल ने,
कि नहीं अभी हम अगर एडमिट कार्ड नहीं देते हैं और इन्फॉर्म, तो वो अपना कुछ ना कुछ they will take their time, they will do their things, you don't need to worry about that. Okay, कह रहा क्लास नहीं है क्या, नहीं हो तो गई वो, तब थोड़ा सा देर, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा कुछ टाइमिंग का इधर उधर आप लोगों को लगा होगा कि स्टार्ट होने में, वी आर जस्ट डिस्कसिंग, आई वाज डिस्कसिंग विथ ओके, सो हम आई विल गो। केशवानी मैम प्लीज प्रोवाइड द लिंक ऑफ स्टडी मटेरियल। देखिए हमने देखा है लिंक मटेरियल का अगर होता तो मैं जरूर देती, अभी तक आया नहीं है, हो सकता है उनको कुछ, they are in process of finalizing or they are trying to upload and they will upload very shortly, so आप रोज चेक करते रहिए, शाम सुबह वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैम प्लीज गिव द, अच्छा मैम प्लीज एक्सप्लेन द पॉइंट 4। देखिए पॉइंट 4 कहाँ का पॉइंट 4, एग्जैक्ट आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए कि आपको कौन से विच पार्ट यू वांटेड टू नो, तो उससे मुझे एक्सप्लेन कर। अब पॉइंट 4 एनोनिमस किसने लिख दिया, सो सॉरी आई डोंट नो विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग अबाउट। अच्छा सिमरन चौधरी मैम, जब इकोनॉमी डाउन होती है तो इन्फ्लेशन आता है, बट अगर इकोनॉमी बढ़ता जाए तो कोई इकोनॉमी डिजास्टर तो डिजास्टर हो सकता है क्या। देखिए जब ये आपने पढ़ा होगा, ये जो बिजनेस साइकिल है उसमें दिखाता है कि क्या हो रहा है, आपका डाउन में है बिल्कुल, रिसेशन है या डिप्रेशन, डिप्रेशन और रिसेशन में अंतर है। डिप्रेशन जो होता है उस डिकेड का होता है, जो 1929 to 39 जब आया था, 30s में फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुई थी। रिसेशन जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए आता है, 1-2 साल के लिए या छोटे टाइम के लिए होता है। तो इस केस में आपने देखा, जो मैं कहती हूँ हमेशा कि एक केव बनाइए, आप एक केव बनाइए, और केव में जो स्टार्टिंग है वो आपका क्या होता है, रिकवरी होता है, वो रिकवर होकर हाई ग्रोथ पे जाएगा, फिर स्टैग्नेट करेगा यहाँ पे, वहां पे फिर थोड़ा स्लो ग्रोथ हो जाएगा, देन इट गो डाउन, दिस इज द कॉल द रिसेशन। जो डाउन बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जीरो के बराबर आके, उसको कहते हैं डिप्रेशन। तो जो आप बात हमसे पूछ रही हैं कि क्या, देखिए जब आप 2007-8 से पहले का देखिए बड़ा बूम था, अच्छी थी चीजें, अच्छा चल रहा था, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि अच्छा चलने में ही तब आप बैड डिसीजन लेना इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो इकोनॉमी या मार्केट को लेके कि आप बैड डिसीजंस को भी कहते हैं कि नहीं चल जाएगा, हो जाएगा। सो दैट्स ओवर कॉन्फिडेंस लीड टू sometime the disaster or economic slowdown or financial crisis जो हुआ था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आई एम हैप्पी यू हैव आस्क्ड दिस, थैंक यू सिमरन। मैम पेपर होंगे क्या, अब देखिए मैंने पेपर का बता दिया कि अगर अभी तक आप लोगों के पास कुछ नहीं आया है तो शायद वो पोस्टपोन करे, कुछ और करने का उनका एसओएल का, बट आई एम नॉट कंफर्म, जस्ट आई एम गेसिंग कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन चीजों को डिले बहुत करता है तो कहीं ना कहीं जो जिस रूप में उसको कंडक्ट कराना चाहता है हो नहीं पा रहा है, इसलिए उसको वो डिले कर रहा है। मैम आप जिस स्लाइड्स से पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ सेंड कर दो प्लीज, काफी हेल्प हो। आप देखिए ऐसा है कि एक में आप लोगों को जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वैसे मैं ईमेल आईडी वगैरह शेयर करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, ऐसा करूंगी कि मैं इसको एसओएल को एक पीडीएफ दे दूंगी और एसओएल से कहूंगी कि आपको ये जो डिमांड है वहां से आप डाउनलोड कर, जहां मटेरियल है वहीं पे आपको ये मिल जाएगा, वो टू स्टूडेंट अकाउंट से मिलेगा, ये कर देंगे। यस आई विल डू, ठीक है, जो यस यस आई विल डू, मैं एसओएल को आज वाली स्लाइड से जरूर आई विल डू, ठीक है। नेक्स्ट है मैम जिस स्लाइड से आप पढ़ाते हैं रहे हो उसकी पीडीएफ, हाँ वो तो मैंने बोल दिया ना कि हाँ भेजेंगे, देंगे, कहा है तो करेंगे, एसओएल के दे देंगे, एसओएल विल डिस्ट्रीब्यूट। मैम व्हाट, लेकिन आपको मुझे एक दिन देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम पढ़ाते हैं प्रॉम्प्टली बोलते रहते हैं, कोई चीज जब डॉक्यूमेंट में इतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होती है ना तो उसकी हमें फैक्ट चेकिंग अच्छे से, नहीं तो आप मिसलीड होंगे। अभी यहाँ कुछ गलत दिखता है मैं उसको तुरंत करेक्ट कर देती हूँ, अगर ये फाइल अभी मैं आपको दे दूं और उसमें कहीं, भाई हम भी इंसान हैं, ह्यूमन ही है, कोई मशीन तो है नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट ही होगा, तो उसको हम 2-3 बार चेक करते हैं, तब फिर वो पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज आती है, या देखिए इसीलिए एडिटर रखा जाता है,
यहाँ आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपोज कुछ रह गया हो तो उसको करेक्ट करने की बात है। कह रहा मैम व्हाट आर द पावर्स आरबीआई बैंक हैव, यू नो ऑल द मॉनेटरी पावर्स, यानी इंटरेस्ट रेट को वो करता है, डिटरमाइन करता है, आपके इन्फ्लेशन को वो मैनेज करता है, उसका सब, वो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, वो जो अलग फॉरेन रिलेशंस है, जो फंक्शंस में, देखिए जितने भी पावर्स सारे उसके फंक्शंस में दिए हुए हैं। तो जो फंक्शन वाली हमने स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर किया और डिस्कस किया, वो सारे उसके पावर्स हैं, फंक्शन पावर्स उसके पास हैं। हम नोट करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, किस रूप में करें, कौन सी कब हम चेंज करेंगे, कब हम 500 से 1000 में जाएंगे, कब हम डिमोनेटाइज, वो सारा आरबीआई के पास होता है। तो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है आरबीआई। और कहा ना कि उसमें अब बात हो रही है कि फ्री हैंड देने की बात, ऑटोनॉमस है, आरबीआई इज ऑटोनॉमस बट नॉट फुली फ्री हैंडेड, जो बाद में हमने आप लोगों से एक्सेप्ट भी की। हाँ, दैट इज द वन थिंग आई थिंक फुटनोट आई वुड हैव बीन मेड अर्लियर रादर देन सेइंग नाउ। ओके, अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, मैम व्हाट, ओके मैम विल क्वेश्चन पेपर विल बी इजी और डिफिकल्ट। देखिए अभी तो आज के जो हमने देखा है लास्ट, जो भी कोविड में क्वेश्चंस हुए हैं, नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है ना, तो उसमें टीचर भी ये समझता है, हर लोग जानते हैं कि एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कोप अप, सो वी हैव टू सर्वाइव इन दिस पेंडेमिक। टू सर्वाइव ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे। आई होप बहुत लोग फेल नहीं हुए होंगे जितने लोगों ने एग्जाम अभी पेंडेमिक के टाइम में दिया होगा, बट हाँ अपना काम तो करना पड़ेगा ना। आपको फेल होने की बात छोड़िए, मुझे तो लगता है आप जब पढ़ते हैं कोई चीज ना, उससे आपको नॉलेज बढ़ती है, आप अच्छा डिसीजन मेकर होते हो, आप अच्छा काम करते हो, खुद की लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो सीखने के लिए भी जरूरी है आप थोड़ा तो पढ़िए, पास होने के लिए नहीं पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। पास तो आप हो जाएंगे, नॉलेज है तो पास होना कौन सी बड़ी बात है। सो आई विल करेक्ट यू हियर कि डिफिकल्ट थोड़ा नॉलेज और क्यूरियोसिटी जैसे मैं बताती हूँ उस पे आप फोकस करके और पढ़िए और समझने, विजुअलाइज करिए चीजों को मार्केट में। आरबीआई को देखिए, जब मैं बोलती हूँ तो मेरे सामने आरबीआई भी खड़ा होता है, सारे बैंक्स, रेपो रेट, ये सारी चीजें मींस आई विजुअलाइज देम, आई डोंट हैव द ओनली वर्ड्स, आई विजुअलाइज देम एंड देन आई डिस्क्राइब, दैट इज माय स्ट्रेंथ एक्चुअली। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है मैम ऑल क्लासेस आर ओवर, विल यू बी सेंडिंग एनी नोट्स और समथिंग फर्दर डिटेल्स? देखिए आज का हमने जो आपको प्रॉमिस पीपीटी शेयर कर वो मैं करूंगी, फर्दर नोट्स अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो एक बार आप एसओएल से बात करिएगा कि मैम से 1-2 क्लासेस करवा दो या कुछ कर दो, वो रिक्वेस्ट आप लोग कर सकते हैं। एंड ये आप लोगों का दिस इज योर राइट टू आस्क, इट वाज वेरी हेल्पफुल, शी टॉट अस रियली वेल एंड मे बी वुड लाइक टू हैव डाउट सेशन। बाहर की कंट्रीज में तो डाउट सेशन होते हैं, वो जो क्वेश्चन आंसर इसके अलावा भी आप बाद में भी जाके पूछ सके, तो वो हो सकता है मुझे 1-2 दिन के लिए बुला दें, सो दैट जितने आप लोगों के क्वेश्चन है वो मैं आंसर कर दूं। तो आप पहले अपील तो डालिए, एप्लीकेशन तो कहिए कि हमें चाहिए, then they will ask and I will do the needful whatever you people needed that. Okay, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है what about the exam pattern? देखिए अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं ना उसमें यही है कि 2 क्वेश्चन है, जितने हमने देखे हैं कि 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन को आप, लेकिन वो लेंथी क्वेश्चंस हैं। और आजकल तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो आ रहे हैं उसमें तो आपको ओपन बुक का भी एक टाइम दे देते हैं भाई कि हाँ एक दिन में आपको इतने घंटे, ओपन बुक में भी है कि 5 घंटे में, फिर भी आप देखो ना आपके पास इन्फॉर्मेशन, लेकिन बिना, देखिए कहते हैं ना कि चीटिंग भी वही कर सकता है जो पढ़ा हुआ है, जो जानता है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। अगर आपने कोई चैप्टर्स नहीं, कुछ नहीं, तो ओपन बुक एग्जाम में भी आप उसका फायदा बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। ओपन बुक एग्जाम के लिए भी यू नीड टू नो योर थिंग्स कि अच्छा ये इंटरेस्ट रेट ये कहाँ है, अच्छा थर्ड सेक्शन में पढ़ाया था, थर्ड है, अच्छा उसका मैंने पिक्चर्स लिया हुआ है, उससे तो मैं कर लूंगा। सो यू हैव टू बी रियली थिंक एंड एक्ट वेरी स्मार्टली, you can't be just lazy goose and think that things are going to fine, वो तो नहीं हो पाएगा। मैम आप पीपीटी शेयर कर दी, देखिए हमने आप लोगों को बता दिया कि पीपीटी मैं एसओएल को दूंगी, उसको चेक करूंगी, मुझे 1-2 दिन का आप टाइम दीजिए तब वो हो पाएगा, अभी आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कहा ना कि मैं जो चीज उसमें होती है तुरंत करेक्ट कर देती हूँ विदाउट ट्रिपल ट्वाइस चेकिंग, मैं आपको ऐसे नहीं दूंगी, ये मेरा सॉरी। अच्छा अब क्या है, मैम प्लीज एक्सप्लेन द मनी मल्टीप्लायर। देखिए मनी मल्टीप्लायर तो हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इसको सिंपल में समझाऊं
कि एक जो 100 रुपया है वो कितनी बार एक मार्केट में सर्कुलर हुआ। आप 100 रुपए को आपने, मैं आरबीआई से सीधे 100 रुपया मेरे पास आया, मैंने उससे चीज कुछ खरीदी, दूसरे ने फिर कुछ और खरीदा, तो वो जो डिफरेंट फॉर्म में यूज हुआ उसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। कि एक जो मनी था, एक यूनिट ऑफ मनी है, वो 100 हो 10 हो, वो कितनी बार सर्कुलेशन में गया, वो मनी मल्टीप्लायर है। अच्छा, शीतल का है अनदर, प्लीज एक्सप्लेन डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर, कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर। देखिए ये तो हमारा है नहीं, सो आई विल फोकस मोर ऑन द थिंग्स व्हिच आई हैव टॉट रादर देन कि आप कहीं से और पूछ रहे हैं। ये बाद में आप मुझे लिख लीजिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। शीतल, गुड दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, यू आर राइटिंग, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। Ma'am, can you explain the term exogenous money supply and endogenous money supply? देखिए exogenous वो होता है जिसको, जो डिटरमाइन कोई चीज बाहर से हो रही हो। यानी अगर मैं बता दूं कि इसका एग्जांपल, अगर मनी सप्लाई का मैं दूं कि किसी वजह से डॉलर जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ गई, और या इसका अलग से मैं एग्जांपल दूं कि कोई कंट्री जो इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा था, उसने कहा कि नहीं अब तो मैं डॉलर में ही लूंगा, रुपीज में नहीं लूंगा। पाकिस्तान का मैं एग्जांपल देती हूँ कि पहले वो ट्रेड जितने थे इंडियन रुपीज ले लेता था, लेकिन कहा कि नहीं मैं तो डॉलर में लूंगा। तो वो एक्सोजीनियस, यानी हमारी जो डिमांड थी मनी की, जो भी डिमांड एंड सप्लाई था इंडियन रुपीज का, वो कम हो गया, क्योंकि पहले जो रिजर्व में किसी तरह रखता होगा वो लेता था, अब वो लेने से मना कर दिया। ओके फाइन, यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट है, मैम वी हैव वेरी लेस टाइम एंड स्टिल टू क्लैरिफाई एंड थिंग्स, कैन यू हेल्प अस बाय टेकिंग दिस मैटर टू एसओएल? देखिए मैं आप लोगों को, आप लोग बहुत बार पूछिए, मैं एक बार एसओएल से बात तो कल जरूर कर लूंगी। आई विल टॉक टू देम कि भाई इस तरह के क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का हो जाए। आई विल टॉक टू प्रोफेसर Janmejay Kuntia sir. I will definitely talk. Thank you. So I will do that. I will do that. Whosoever has written that. अच्छा, I am done with the questions. किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लो. I will wait for another 10 minutes so that किसी का क्वेश्चन हो, I will try to reply. Okay. मैम काइंडली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ ए सेंट्रल बैंक। और देखिए ऑटोनॉमी, कुछ ऑटोनॉमी ये होता है कि आपके पास इंडिपेंडेंस हो, और तीन तरह के इंडिपेंडेंस की हमने बात किया है। एक तो आपका गोल है, गोल का मतलब जो ऑब्जेक्टिव हो, इंडिपेंडेंस हो। आप जैसे होता है ना कि मैं ये एक स्टूडेंट है, वो सेट करे कि भाई वो उसे आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो गोल उसके अपने हो, गोल में इंडिपेंडेंस आपके। इंस्ट्रूमेंट, आप पढ़ाई कैसे करेंगे, आप कोचिंग लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे, वो इंडिपेंडेंस, तो वो सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल इंडिपेंडेंस टू अचीव दैट गोल। थर्ड जो इंडिपेंडेंस है वो पर्सनल है, कि जो लड़का पढ़ रहा है, ऐसा ना हो कि इसकी पढ़ाई बंद कर दो, स्कूल से निकाल दिया, तो वो पर्सनल भी इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। नेक्स्ट है, गुड इवनिंग मैम। हाँ, हाय गुड इवनिंग साहिल। सिमरन चौर, मैम इकोनॉमिक्स में कुछ ग्राफ टाइप क्वेश्चन होते हैं, सो मनी एंड बैंकिंग में क्या बस बैलेंस शीट की प्रिपेयर होगी? देखिए नहीं, इसमें भी कहीं कहीं हमने आप लोगों को बताया है, अभी दिखा रहे थे, एक डिमांड सप्लाई का एक ग्राफ था, बट हर चीज का अलग होता है ना। अब आईएसएलएम की बात होगी तो जरूर ग्राफ होगा, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई की बात होगी तो जरूर ग्राफ होगा। अब ऐसा नहीं है ना कि ग्राफ वाली बात हो, यहाँ थोड़े से कॉन्सेप्ट है, और ये आप लोगों का बेसिक है ना, फर्दर जाएंगे इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह लग जाती है, तो अभी वो सब है नहीं, आगे आप पढ़ेंगे अगर इसको कंटिन्यू करेंगे। कह रहे हैं स्नेह पंत, मैम मनी एंड बैंकिंग का एग्जाम की तक नहीं मिल रहा है। अगर देखिए एसओएल शायद डिले करे एग्जाम, तो थोड़ा सा चेक करिए अगर चीजें उन्होंने नहीं अपलोड किया कुछ, क्योंकि वो भी एग्जाम किस बेसिस पे लेंगे। भाई मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो जो मुझे आपको देना चाहिए था वो तो मैं दे दूं, तभी तो पूछूंगी। सो आई होप दे विल कंसीडर। आप लोग चेक करते रहिए, टच में रहिए एंड डोंट लीव। ओके, साहिल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने का कहा था आपने।
देखिए हमारे पास 2-4 क्वेश्चन है, वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये फिर चला गया। 2-4 जो मेरे पास क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया है। कोशिश करते हैं, ट्राई तो अपना करना काम है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलती हैं चीजें। साहिल, एक मिनट आप दीजिए, गिव मी अ मिनट, आई एम लुकिंग एट। नहीं, क्वेश्चन पेपर एक ही मुझे मिला था, थोड़ा मुझे लगा कि इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ। देखिए हर सेक्शन से आपको मैं, अगर इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास 5 सेक्शन है तो इंटरेस्ट रेट से आपसे पूछेंगे ही पूछे, तो कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट रेट के आप सारे क्लियर कर लीजिए। मनी की बात है तो जो M1 एंड M3 आप लोग नोट करो, अब मैं बता देती हूँ जो मुझे आइडिया है कि M1 क्या होता है, M3 क्या होता है, वो मनी के सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर को। RBI से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो RBI की चीजें थोड़ी आप देख लो जो आज हमने कराया है आपको। इसके अलावा एक बार और देखने दीजिए, तो इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं। बैंकिंग सिस्टम पे आ सकता है, बैंकिंग सिस्टम के क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि ये इसमें होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है, आई एम नॉट टू श्योर, तो मनी का M1 M2 क्या होता है वो टॉपिक्स देख लो। इंटरेस्ट रेट की सारी चीजें आप पढ़ लेना। सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी में RBI को अच्छा से आप लोग कर लेना। तो जो आज का लेक्चर था ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RBI चूंकि डेली यूज में है ना, तो कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ आपका कहते हैं ना कि जो आप यूज करते हैं, देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसकी बात ये लोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमने क्वेश्चन। अच्छा, अब है, थैंक यू सो मच अदिति कुमारी, थैंक यू, यू आर वेलकम डियर, आई एम हैप्पी टू इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लास्ट में शेयर करके बोले तो आपने, प्लीज। अच्छा ठीक है, जो हम आपको अभी कुछ बना देंगे, आप यही चाह रही है ना कि मैम जब आप PPT देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दीजिए हमें। देखिए हम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन हम टॉपिक्स कि अच्छा, जैसे हमने मनी में कहा कि M1 एंड M2 में डिफरेंस क्या है, या शेडो प्राइस क्या हो, शेडो प्राइस तो इसमें नहीं है। इंटरेस्ट के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट RBI आप लोग अच्छा से देख लें, तो मैं आपको ब्रॉडर चीजें बता दूंगी कि ये वाले सेक्शन आप देख लो। अब PPT देखो ना कितना है, अगर मैं आप लोगों को क्लिक किया होगा, ये टोटल PPT मैं बताऊं 5 क्लास है, 250 PPT आपके पास होंगी, या मैक्सिमम 300। अब 300 तो PPT आप देख सकते हो भाई, वो तो इजीली 3-4 घंटे में देख लोगे, पढ़ लोगे। अब इससे आसान आपको मैं क्या बताऊं, तो थोड़ा सा जो PPT, इसीलिए मैंने कहा आप क्लिक करो, जितनी भी PPT जी है उनको क्लिक करिए। अच्छा नेक्स्ट है, वो मैं कर दूंगी, स्नेहा पंत, आप लोगों को हमें 2 चीज, एक तो PPT आज वाला देने के लिए आप लोग मांग रहे हो, और कुछ इंपॉर्टेंट अभी तो मैंने बता दिया, और कुछ मैं एक पेज पे लिख के आपको दे दूंगी। इट्स फाइन, आई विल डू दैट। SOL को मैं दूंगी, वो आपको शेयर करेगा। अच्छा आगे क्या है, रोहित माहेश्वरी मैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता तो दिया आप लोगों को, टॉपिक बताया, क्वेश्चन नहीं बता, मैंने टॉपिक बता दिया। रोहित आपने सुना होगा। मैम व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल्स, व्हाट यू मीन बाय न्यूमेरिकल्स? निशांत व्हाट यू मीन बाय न्यूमेरिकल्स? आई एम नॉट गेटिंग। यदि नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो किस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया, तो आप अपना थोड़ा सा इलॉबोरेट कर दीजिए क्वेश्चन। शीतल, मीनिंग ऑफ वेटेड मॉनेटरी एग्रीगेट। यस मैम। हाँ ऑलमोस्ट ओवर है, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं बट ऑलमोस्ट ओवर है। कोई इशू नहीं है, मैं ऑफ कर लीजिए। 5-10 मिनट्स आई विल से। देखिए वो क्वेश्चन भी रिपीटेशन होने लगता है ना। हाँ जी हाँ जी, कुछ नया है तो ठीक है, आई विल रिप्लाई। अब अननेसेसरी है कि अब इनको 2 चीजें हमने प्रॉमिस किया है मोहित जी, बताइए। हमने 2 चीजें इनको बोला है। तो मैं आज का जो PPT है थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके, करेक्शन करके फिर मैं दे दूंगी, और साथ में इनको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देने के लिए प्रॉमिस किया है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। मैम हमारी आंसर स्क्रिप्ट भी चेक नहीं करोगे आप? हमारी आंसर स्क्रिप्ट भी चेक, ये सब तो देखिए इनसाइड चीज है, कौन आपकी कॉपी चेक करेगा कौन नहीं चेक करेगा, ये बताना मेरे हिसाब से अनइथिकल है।
और कौन करता है कौन, वो मैं नहीं बताऊंगी. इट्स वेरी अनएथिकल. वी शुड नॉट डिस्कस दिस. ओके, एंड इट्स अनएथिकल. नो, I don't know who is going to check and how it will be checked. It's very unethical. No dear, don't ask these types of question. I don't appreciate. अच्छा, शीतल का मनी एग्रीगेट्स, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, क्रेडिट एग्रीगेट्स. शीतल, ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रही हैं पीपीटी में मैं डाल दूंगी. आप जब हम इसको करेंगे ना, ये सारा हमने बताया हुआ है, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स बताया हुआ है कल हमने, ये सारी चीजें, तो वो हम उसमें एक बार और डाल देंगे. ठीक है. आप क्या, थैंक यू मैम फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल. थैंक यू सुरभि, थैंक यू, थैंक यू. अब देख लेते हैं किसी के और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट वी विल टेक. अदरवाइज मैं बोलूंगी आपसे कि नहीं अब तो हो गया भाई. बोलते बोलते भी होता है ना कि हाउ लॉन्ग यू कैन जस्ट बी सो टॉकेटिव. Ma'am, please give your phone number so that we can ask some doubts. Hello sir. Hello. Yes ma'am. हाँ मोहित जी, ये तो सब लोग फोन नंबर मांग रहे हैं भाई. मैम आपके ऊपर है वो, तो अब मैं उसमें क्या बता सकता हूँ? नहीं, मेरे ऊपर नहीं है भाई. देखिए, डाउट सेशन के कुछ यानी एसओएल अगर करवाता है तो मैं दे दूंगी, नंबर कर दूंगी. एसओएल नहीं करवाता है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो वो देखिए, ये एसओएल को आप लोग कहिए कि मैडम का नंबर हमें दिलवा दीजिए और डाउट सेशन करवा दीजिए. तो इस शीतल और सारे स्टूडेंट्स आप लोग अपील करो एसओएल को. अगर एसओएल कहता है देन आई विल डू इट. ठीक है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती. मेरा भी भाई एसओएल जो कहता है वही मैं करती. मैम, करंट से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? व्हाट यू मीन बाय करंट? ये मुझे नहीं, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. अच्छा, व्हाट इज द इनोवेटिव डेप्थ? व्हाट, ये तो आज हमने तो नहीं कराया है. कल जो पूछना था, तो आप लोग क्या होता है ना कि जिस दिन पढ़ाती हूँ यानी जब आप कोई भी पैसा लें टू मेक सम इनोवेशन इंस्ट्रूमेंट, वही है जो मैं कह रही हूँ. उसके लिए जब कोई पैसा आप लेते हैं उसको इनोवेटिव डेप्ट कहते हैं. ओके. मोहित जी. यस मैम. I think we are fairly enough done. What do you think? Whatever you say मैम. क्या? आप जैसा, आपको जैसा सही लगे. हाँ, बता दिया. 40 क्वेश्चंस हमने इनको करा दिए ना. ओके. 40 क्वेश्चन काफी होते हैं, एक दो क्वेश्चन. ओके मैम. सो अब वो क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, नंबर दे दीजिए. वो आप लोग वैसे कहिएगा कि ये बच्चों की डिमांड है, डाउट सेशन रखने के लिए मेरे साथ कह रहे थे.